नमस्कार दोस्तों, बोर्ड पर बने हुए चित्र के द्वारा आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम भ्रूणकोश का अध्ययन करेंगे, परंतु उससे पहले हम इससे पहले वाली क्लास की बात करें तो भ्रूणकोश का निर्माण किस तरह से होता है, भ्रूणकोश को निर्माण करने वाली कोशिका या केंद्रक का निर्माण किस तरह होता है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने आवृतबीजी पादपों में निषेचन प्रक्रिया का अध्ययन किया था। तो आवृतबीजी पादपों के अंदर एक विशिष्ट गुण द्विनिषेचन और त्रिसंलयन का पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का। इस डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा आवृतबीजी पादपों में भ्रूण तथा भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश और भ्रूण दोनों ही आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन के द्वारा बनते हैं। एक बार अपन बात करें थोड़ा सा पहले की, तो ध्यान दीजिए, भ्रूणकोश जो बीजांड के अंदर स्थित होता है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय की अवस्था होती है भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका के द्वारा पराग कण से निकलती है पराग नलिका, और इस पराग नलिका के द्वारा 2 नर युग्मकों को भ्रूणकोश के अंदर ला करके त्यागा जाता है। भ्रूणकोश में 2 नर युग्मक आकर के पहुंच जाते हैं। भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका प्रवेश करने के बाद में फट जाती है और 2 नर युग्मकों को त्याग देती है। ये 2 नर युग्मक होते हैं और भ्रूणकोश के अंदर एक मादा युग्मक अन्य कोशिका के रूप में होता है तथा एक केंद्रीय कोशिका जो जिसके अंदर 2 केंद्रक जुड़े हुए होते हैं, द्वितीय केंद्रक होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो भ्रूणकोश के अंदर निषेचन प्रक्रिया 2 नर युग्मक पहुंचे हैं। दोनों नर युग्मक किस प्रकार से मादा युग्मकों के साथ में संयोजित होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक नर युग्मक प्लस एक अंड कोशिका यानी कि एग सेल जो कि मादा युग्मक होती है, अंड कोशिका एग सेल आपस में संलयन होगा, इनका जुड़ जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर संरचना बनेगी, वो बनेगी युग्मनज या जाइगोट। यहाँ पर नर युग्मक भी अगुणित होते हैं, मादा युग्मक भी अगुणित होती है और ये द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद में एक नर युग्मक काम में आ गया अंड कोशिका के साथ में। अब ध्यान दीजिए, भ्रूणकोश के अंदर केंद्र के अंदर बीच में 2 केंद्रक होते हैं। ये दोनों केंद्रक अगुणित होते हैं। दोनों ही केंद्रक मादा भाग के ही होते हैं, N और N। पहले ये दोनों केंद्रक जुड़ करके द्वितीय केंद्रक का निर्माण करेंगे जिससे द्विगुणित होगा वो केंद्रक द्विगुणित। अब इससे दूसरा नर युग्मक, देखिए 2 नर युग्मक आते हैं, एक नर युग्मक यहाँ जुड़ गया, दूसरा नर युग्मक हम अब इसके साथ में यहाँ पर प्लस करेंगे सेकंड नर युग्मक। दूसरा नर युग्मक यहाँ पर आकर के जुड़ेगा और इस प्रकार से यहाँ पर त्रिसंलयन प्रक्रिया हो जाती है। यहाँ ट्रिपल फ्यूजन होता है, 1N 2N 3N जुड़ते हैं और इस प्रकार से यहाँ 3N संरचना बनती है, त्रिगुणित संरचना बनती है। इस त्रिगुणित संरचना को प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं, जो कि त्रिगुणित होता है, 3N होता है। आवृतबीजी पादपों में निषेचन के बाद बनता है, इसलिए त्रिगुणित होता है। यह प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक एक कोशिका एक केंद्रक होता है। इस प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से भ्रूणकोश बनना है। देखिए, जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज भी एक कोशिका एक केंद्रक होता है। इस एक कोशिका को विभाजित होकर के बहुकोशिकीय भ्रूण बनना है। बहुकोशिकीय भ्रूण बनने के लिए इस युग्मनज को भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन देने का कार्य भ्रूणकोश करता है। यहाँ पर नर युग्मक जो पहले अंड कोशिका से या फिर मेल फीमेल गैमेट से या मादा युग्मक से जुड़ते हैं, उसमें होने वाला निषेचन जो होता है उसे प्रथम निषेचन कहते हैं। परंतु आवृतबीजी पादपों में देखा गया है कि पहले त्रिसंलयन होता है ताकि भोजन निर्माण पहले हो जाए। दूसरी बार होने वाला यह निषेचन जो है द्वितीय निषेचन कहलाता है। इस प्रकार से आवृतबीजी पादपों में 2 बार निषेचन होता है, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इसके द्विनिषेचन के अंदर दूसरे निषेचन में 3N जुड़ते से त्रिसंलयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो युग्मनज बना है, ये युग्मनज
भ्रूणपोष से भोजन ग्रहण करके भ्रूण बनाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भ्रूणपोष है ये एक कोशिका एक केंद्रक होता है। ये भ्रूणपोष ज्यादा बहुकोशिकीय, ज्यादा मात्रा में भोजन बनेगा, अतः ये भ्रूणपोष भी अपना विभाजन करके बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बनाएगा। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। यहाँ पर इस भ्रूणपोष को बनने के लिए, भ्रूणपोष जब बनता है तो भ्रूणपोष बीजांडकाय से भोजन लेता है और बीजांडकाय से भोजन लेकर के भ्रूणपोष बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि एक कोशिका होती है, अपनी विभिन्न अवस्थाओं के अंदर इसका रूप बदलता रहता है। भिन्न भिन्न पादपों में इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण अलग अलग तरीकों से होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो यहाँ पर भ्रूणपोष के परिवर्धन के प्रकार दे रखे हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। तो हम तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो निषेचन के बाद बनता है, उस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष, त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण जब होगा तो कितने प्रकार के, किस किस प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का निर्माण करने वाली कोशिका जो है वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, जो 3N है। इसमें सारे भाग समसूत्री होंगे और पूरा भ्रूणपोष 3N ही होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भ्रूण के परिवर्तन से पूर्व भ्रूण जब बनेगा, युग्मनज जो बना था उस युग्मनज से भ्रूण बनेगा, उससे पूर्व आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष पहले बनता है ताकि युग्मनज से जब भ्रूण बने तो उसको भोजन मिलता रहे, जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित 3N ट्रिप्लेट त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। जबकि अब यहाँ पर देखिएगा, जबकि ये तो आवर्तबीजी पादपों की बात हुई। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन के बाद त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों के अंदर, जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर भ्रूणपोष बिना निषेचन के, निषेचन से पहले, निषेचन से पहले अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण, अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। इसलिए अनावर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। दोस्तों याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनावर्तबीजी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व बन जाता है, इसलिए वो हैप्लॉइड या अगुणित होता है। अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, अतः वह अगुणित होता है। भ्रूणपोष के, आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका उपयोग भ्रूण अपने परिवर्धन में करता है, जिनका उपयोग भ्रूण अपने विकास में, खुद के डेवलपमेंट में भ्रूण उसका उपयोग करता रहता है। परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला भ्रूणपोष है केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रीय भ्रूणपोष, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में केंद्रक विभाजन होता रहता है, लेकिन केंद्रक विभाजन होने के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में केंद्र विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, लेकिन केंद्र विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता और कोशिका भित्ति नहीं बनती, जिससे इसके अंदर अनेक केंद्रक बन जाते हैं। बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है, मध्य के अंदर एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है और सभी केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं, सभी केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं। बीच में बड़ी रिक्तिका बनने के कारण से परिधि की ओर आ जाते हैं। तो ये जो भ्रूणपोष बना है वो भ्रूण को भोजन देने का कार्य
करेगा। फिर जो तरल रूप में भ्रूणपोष है वो केंद्र के भ्रूणपोष ही होता है। तो यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में केंद्र विभाजन तो हो जाता है परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, इसलिए इसके अंदर अनेक केंद्रक स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्र स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाने के कारण से सभी केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं। यह आवर्तबीजी पादपों के इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है ये किन पादप में मिलता है? तो आवर्तबीजी पादपों के पॉलीपेटेली वर्ग, आवर्तबीजी पादपों के पॉलीपेटेली वर्ग और एक बीजपत्री पादपों के मक्का, चावल, गेहूं के अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है, अब जो केंद्र के भ्रूणपोष में केंद्रक है, यही केंद्रक क्या है? भोज्य पदार्थ है। यही भोज्य पदार्थ होता है जो कि परिपक्व भ्रूणपोष है एक प्रकार का, जो कि भ्रूण के लिए भोजन देने का कार्य करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब शुरुआत में स्टार्टिंग में जब केंद्र विभाजन होता है तो कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाद में परिपक्व अवस्था आने पर इनके अंदर कुछ केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। फिर ये थोड़ा सा कोशिकीय बन जाता है, बाद में इसके अंदर कुछ केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोशिका द्रव्य इसके अंदर होगा, कोशिका भित्ति बन जाएगी जिससे कुछ कोशिके बन जाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष का परिवर्तन जो मिलता है आवर्तबीजी पादपों के पॉलीपेटेली वर्ग है, पॉलीपेटेली जिसके अंदर पेटल अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो वर्ग पॉलीपेटेली वर्ग के पादपों में तथा एक बीजपत्री पादपों में ये किसमें? मक्का में, गेहूं में, चावल में, इनके अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। मक्का में, गेहूं में, चावल में एक बीजपत्री पादपों के अंदर और पॉलीपेटेली वर्ग द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पॉलीपेटेली आवर्तबीजी पादपों के पॉलीपेटेली वर्ग के अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि नारियल, जो कच्चा नारियल होता है वो कच्चा नारियल केंद्र के भ्रूणपोष का उदाहरण होता है। कच्चे नारियल के अंदर जो पानी होता है, जल युक्त जो भाग होता है, दूध की तरह जल युक्त भाग होता है, वो केंद्र के भ्रूणपोष होता है। और जो सफेद रंग की गिरी होती है उसकी वो कोशिकीय होती है। जो तरल भाग होता है वो न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य, उस तरल भाग में केंद्रक होते हैं, स्वतंत्र रूप से केंद्र बिखरे रहते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। और जो सफेद गिरी बन जाती है वो केंद्रक होते हैं जिनके चारों तरफ कोशिका बन गई, तो कोशिका बनने पर वो गिरी के रूप में बन जाता है। तो नारियल के अंदर जो तरल भ्रूणपोष है, नारियल के अंदर जो जल है, उस तरल भ्रूणपोष में अनेक केंद्रक तैरते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय के भ्रूणपोष का नारियल का जो पानी है उसके अंदर अनेक केंद्रक स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। इन्हीं केंद्रकों में बाद में परिपक्वन के बाद में कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे सफेद रंग की गिरी बन जाती है। तो ये था पहला केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर भ्रूणपोष। ठीक है, दूसरा देखिए, सेकंड दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। ये रहा कोशिकीय भ्रूणपोष और उसका चित्र। तो कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर देखिए, इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में, इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यही था शुरू में। प्राथमिक इस प्रकार के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद यानी प्रत्येक केंद्र विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के केंद्र विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन भी साथ साथ चलता रहता है, जिस कारण से उनके बीच में अनेक भित्तियां बनती रहती हैं और यह शुरू से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक कोशिकीय बना रहता है।
केंद्र विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का विभाजन भी होगा और साथ साथ भित्ति निर्माण भी हो जाएगा, जिसके कारण यह प्रारंभ से लेकर अंत तक कोशिकीय बना रहता है। इसमें एक भी केंद्रक स्वतंत्र दिखाई नहीं देता, इसमें एक भी केंद्रक स्वतंत्र नहीं होता। सभी केंद्रकों के चारों तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। इसमें प्राय चूसकांग बन जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, चूसकांग बन जाते हैं। ये चूसक के जो अंग होते हैं ये भ्रूणकोश से, बीजांडकाय से आदि से भोजन को सक करते हैं, भोजन का चूषण करते हैं और भ्रूण को प्रदान करते हैं। तो इसमें चूसकांग विकसित हो जाते हैं जो कि भ्रूणकोश या उसके आसपास उपस्थित कोशिकाओं से भोजन का चूषण करते हैं। यह विकसित प्रकार का भ्रूणकोश है, यह विकसित प्रकार का भ्रूणकोश है, काफी डेवलप है। इस प्रकार के भ्रूणकोश प्राय है। इस प्रकार के भ्रूणकोश किसमें मिलते हैं, आवृतबीजी पादपों के यानी द्विबीजपत्री पादपों के गैमोपेटेली वर्ग के पादपों के अंदर इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। गैमोपेटेली जो वर्ग है आवृतबीजी पादपों का, द्विबीजपत्री पादपों का वर्ग है गैमोपेटेली। तो गैमोपेटेली वर्ग के पादपों के अंदर इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। केंद्र के भ्रूणकोश, फिर से ध्यान दीजिएगा, केंद्र के भ्रूणकोश के अंदर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का विभाजन साथ साथ होता रहता है और कोशिका भित्ति भी साथ साथ बनती रहती है, जिससे यह प्रारंभ से लेकर अंत तक कोशिकीय बना रहता है। इसमें कोई भी केंद्रक स्वतंत्र नहीं होता, सभी केंद्रकों के ऊपर कोशिका भित्ति बनी होती है। इसके अंदर बाद में चूसकांग बन जाते हैं। ये चूसकांग भ्रूणकोश और अन्य आसपास उपस्थित कोशिकाओं से भोजन को चूषण करते हैं, भोजन का चूषण करते हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश सबसे विकसित प्रकार का भ्रूणकोश होता है और इस प्रकार का भ्रूणकोश आवृतबीजी पादपों के गैमोपेटेली वर्ग के पादपों के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर बना हुआ है दूसरा डायग्राम कोशिकीय भ्रूणकोश का, ये था दूसरा। अब तीसरा भ्रूणकोश देखते हैं, माध्यमिक भ्रूणकोश। चित्र में दिख रहा होगा आपको माध्यमिक भ्रूणकोश। देखिए इसमें केंद्रीय भाग भी है, ये वाला भाग भी है और ऊपर कोशिकीय भाग भी। हाँ, कोशिकीय जो ध्यान दीजिएगा, कोशिकीय भ्रूणकोश के अंदर रिक्तिकाएं छोटी छोटी, प्रत्येक कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं होंगी। ये कोशिका, दूसरी कोशिका, ऐसे अनेक कोशिकाएं भित्ति बन जाती है। भित्ति बनने के कारण से रिक्तिकाएं छोटे आकार की है, छोटी कोशिकाएं रिक्तिकाएं छोटे आकार की है। माध्यमिक भ्रूणकोश, माध्यमिक भ्रूणकोश के अंदर दिख रहा होगा आपको कोशिकीय और केंद्रीय कोशिकीय दोनों का मिला जुला रूप है। तो माध्यमिक भ्रूणकोश यह उपरोक्त दोनों प्रकार के, ये जो दो प्रकार के हैं, ये जो दो है, इन दोनों प्रकारों का मिला जुला रूप है। मिला जुला, दोनों प्रकारों का मिला जुला रूप होने के कारण से इसको माध्यमिक भ्रूणकोश कहते हैं। यह केवल एक बीजपत्री पादपों के, ध्यान दीजिएगा, यह मिलता किसमें है, यह केवल एक बीजपत्री पादपों के हिलोबी गण के पादपों में, हिलोबी गण, एक बीजपत्री पादपों का एक गण है हिलोबी, उस हिलोबी गण के पादपों में पाया जाता है। इस कारण से इसको हिलोबियल भ्रूणकोश भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह उपरोक्त दोनों प्रकारों का मिला जुला रूप है और यह एक बीजपत्री पादपों के हिलोबी गण के सदस्यों में, एक बीजपत्री पादपों का एक गण हिलोबी गण के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। इस कारण इसको हिलोबियल भ्रूणकोश भी कहते हैं। और इसमें कोशिकीय व केंद्रीय दोनों प्रकार होते हैं, इसलिए इसको माध्यमिक भ्रूणकोश कहते हैं। इस भ्रूणकोश के परिवर्धन के समय क्या होता है, इस भ्रूणकोश के परिवर्धन के समय प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो कि 3N होता है, इस प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में प्रथम विभाजन होता है और उसके बाद में इसके अंदर बीच में भित्ति भी बन जाती है। प्रथम विभाजन होने के बाद में इसके बीच में भित्ति बनने के कारण से दो प्रकोष्ठ अलग अलग बन जाते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश के परिवर्तन के दौरान प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद कैरियोकाइनेसिस केंद्र विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन,
कैरियोकाइनेसिस केंद्र द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के अंदर द्रव्य विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ होता है, जिसमें एक अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है, जिसके कारण दोनों चीज साथ साथ होंगी, केंद्र विभाजन भी और कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ होते, जिसके कारण से एक अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है। इस अनुप्रस्थ भित्ति बनने के कारण से यह भ्रूणपोष दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग हो जाता है निभागी प्रकोष्ठ और एक को कहते हैं बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ। एक निभागी प्रकोष्ठ, एक बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ। निभागी प्रकोष्ठ वाली कोशिका छोटी होती है, निभागी प्रकोष्ठ वाली कोशिका छोटी होती है, जिसके अंदर अनेक स्वतंत्र केंद्रक बिखरे रहते हैं। अर्थात निभागी प्रकोष्ठ वाला जो भाग है वो केंद्रीय भ्रूणपोष का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर स्वतंत्र केंद्रक बिखरे रहते हैं। निभागी प्रकोष्ठ वाले भाग के अंदर केंद्रकों का विभाजन चलता रहता है, परंतु कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, इसलिए इस भाग में स्वतंत्र केंद्रक बिखरे रहते हैं। परंतु बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ के अंदर केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन और भित्ति निर्माण भी होता रहता है, जिससे बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ कोशिकीय बन जाता है। इस प्रकार से यह भ्रूणपोष दोनों का, केंद्रीय और कोशिकीय दोनों का मिला जुला रूप होता है। ये थे अपने माध्यम भ्रूणपोष के परिवर्धन। एक बार माध्यमिक भ्रूणपोष को फिर से ध्यान दीजिएगा, यह उपरोक्त दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। यह एकबीजपत्री पादपों के हीरोबी गण के अंदर पाए जाने के कारण से इसे हीरोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं, और ये कोशिकीय और केंद्रीय दोनों का मिला जुला रूप है, अतः इसे माध्यमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी, माध्यमिक भ्रूणपोष भी कहते हैं। इस भ्रूणपोष के परिवर्तन के दौरान प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक द्रव्य विभाजन साथ साथ होने के कारण से एक अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है। इस अनुप्रस्थ भित्ति बनने के कारण से यह भ्रूणपोष दो भागों में बढ़ जाता है। बीजांडद्वार की तरफ का क्षेत्र है वो बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ कहलाएगा, और निभाग की तरफ का क्षेत्र निभागी प्रकोष्ठ कहलाता है। निभागी प्रकोष्ठ के अंदर आप केंद्रकों का विभाजन चलता रहता है, परंतु कोशिका का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, जिससे निभागी प्रकोष्ठ के अंदर अनेक स्वतंत्र केंद्र बिखरे रहते हैं। बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ के अंदर केंद्र विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है, इसलिए यहाँ पर कोशिकीय बन जाता है। अतः यह कोशिकीय और केंद्रीय दोनों का मिला जुला रूप होता है। पाया किसमें जाता है? एकबीजपत्री पादपों के हीरोबी गण के सदस्यों के अंदर यह पाया जाता है। तो ये था भ्रूणकोश। अब देखिए भ्रूणकोश से संबंधित कुछ बातें देखते हैं अपन। अनेक प्रकार के पादपों के अंदर भ्रूणकोश जो कार्य करता है वो भ्रूण के परिवर्धन के लिए भोजन देने का कार्य करता है। तो अनेक पौधों के अंदर बीज निर्माण होते समय, अनेक पादपों में बीज का निर्माण होते समय भ्रूण अपने आसपास के सारे भ्रूण अपने विकास के लिए, अपने आसपास के अपने विकास के लिए संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग कर लेता है। संपूर्ण भ्रूणकोश को भ्रूण उपयोग कर लेता है। अनेक प्रकार के पादपों के अंदर भ्रूण अपने परिवर्धन के समय भ्रूणकोश का उपयोग कर लेता है। ऐसे बीजों के अंदर भ्रूणकोश शेष नहीं बचा रहता। ऐसे भ्रूणकोशों के अंदर भ्रूणकोश शेष नहीं बचा रहता, तो ऐसे बीजों को भ्रूणकोशी बीज कहते हैं। अभ्रूणकोशी या गैर एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, अभ्रूणकोशी बीज कहते हैं। तो अनेक पादपों के अंदर बीज निर्माण के समय भ्रूण अपने परिवर्धन के लिए संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग कर लेता है और बीज के अंदर शेष भ्रूणकोश नहीं बचता। ऐसे बीजों को अभ्रूणकोशी बीज कहते हैं। जैसे चना, मटर, सेम आदि। चना है, मटर है, सेम है आदि के अंदर भ्रूणकोश शेष नहीं बचता। आदि बीजों के अंदर भ्रूणकोश शेष नहीं बचता, उन्हें अभ्रूणकोशी बीज कहते हैं। परंतु कुछ बीजों के अंदर भ्रूण के परिवर्धन के समय संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग नहीं किया जाता। कुछ भ्रूणकोश शेष बच जाता है, कुछ भ्रूणकोश शेष बच जाता है। ऐसे बीजों को जिनके अंदर भ्रूणकोश शेष बच जाता है उन्हें भ्रूणकोशी
बीज कहते हैं, या एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इसका उदाहरण है मक्का, गेहूं, अरंडी। ये जो है मक्का, गेहूं, अरंडी आदि के अंदर भ्रूणपोष शेष बचा रहता है। तो कुछ बीजों के अंदर बीज के परिवर्तन के समय भ्रूणपोष शेष बच जाता है। ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ऐसे बीज का उदाहरण है मक्का, गेहूं और अरंडी आदि के अंदर भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। तो कुछ बीजों के अंदर भ्रूणपोष के अलावा बीजांडकाय भी शेष बच जाता है, जैसे काली मिर्च के अंदर, तो वहां पर उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है, बीजांडकाय भी शेष बच जाता है। ये हुआ भ्रूणपोष से संबंध बीज, जो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार। दो प्रकार, अभ्रूणपोषी बीज, ऐसे बीज जिनमें बीज परिवर्धन या भ्रूण बीज के बनते समय भ्रूण अपने परिवर्धन में संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है, उन बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, चना, मटर, सेम आदि। दूसरा, कुछ बीजों के अंदर भ्रूणपोष बीज के परिवर्धन, भ्रूण के बीज बनते समय भ्रूण के परिवर्धन के अंदर संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं करते और भ्रूणपोष शेष बचा रहता है। ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, अरंडी आदि के अंदर भ्रूणपोष के आधार पर बीजों के प्रकार हो गए। अब है भ्रूणपोष का कार्य। क्या कार्य है भ्रूणपोष का? सबसे पहला तो मेन कार्य बार बार आ रहा है कि भ्रूणपोष विकसित होते हुए भ्रूण को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। तो परिवर्तित हो रहे, पहला कार्य क्या है? परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है या पोषण उपलब्ध कराता है। जिन बीजों के अंदर भ्रूणपोष शेष बच जाता है, जिन बीजों में भ्रूणपोष शेष बच जाता है, उन बीजों के अंदर अंकुरण के समय जब बीज अंकुरित होगा तो नवोद्भिद सीडलिंग जो निकलेगा, सीडलिंग नवोद्भिद निकलेगा, उस नवोद्भिद को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो भ्रूणपोषी बीजों के अंदर, भ्रूणपोषी बीजों के अंदर भ्रूणपोष बीजांकुरण के समय नवोद्भिद को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में, इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर चूसकांग बन जाते हैं जो भ्रूणपोष या आसपास की कोशिकाओं से भोजन का शोषण करते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर चूसकांग बन जाते हैं जो कि भ्रूणपोष या आसपास की कोशिकाओं से भोजन का शोषण करते हैं। ये था अपना आज का टॉपिक भ्रूणपोष। डिटेल से काफी अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया। आपके पास में नोट्स भेज जाएंगे, उस नोट्स को उतारिए, उनको पढ़िए, जो लिखा हुआ है वही आपको बताया है, ना समझ में आई तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम भ्रूणपोष हमने पहले बना लिया क्योंकि हमें भ्रूण बनाना है, बीज बनाना है। तो भ्रूण तब बनेगा जब भ्रूणपोष बन जाएगा। भ्रूण को बनने के लिए भोजन चाहिए, भोजन कौन देगा? भ्रूणपोष। तो हमने पहले भ्रूणपोष का निर्माण कर लिया, अब हम बनाएंगे भ्रूण। तो अगली क्लास के अंदर एक नया टॉपिक भ्रूण या एम्ब्रियो लेकर के